ओके जी, तो सो फार हमने ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स को कवर किया और कंटेंट्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखने के बाद तकरीबन हर एक चैप्टर को इंडिविजुअलिटी में भी देख ही लिया था, पर एक जिम्मेदारी बनती थी कि अलग अलग भी लेके चलें। फिर हमने ओपिनियन से शुरू किया। हमने देखा बिफोर डिसाइडिंग द टाइप ऑफ ओपिनियन आपने देखना होता है कि क्या कोई मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, स्कोप लिमिटेशन है या नहीं है, अगर है तो क्या वो इमटीरियल है, मटीरियल है या परवेज है। वो हमने दोनों लेटेस्ट पास पेपर किए थे जिसके कोई कुल मिला के 5 पार्ट थे। हमने उसमें एक असेसमेंट बनाई गया, हमें क्या ये बात पिक होती है कि एक चीज़ मिस स्टेटमेंट है, एक चीज़ स्कोप लिमिटेशन है, एक चीज़ मटीरियल है या परवेजिव है। हमने वो सारी चीज़ें असेस की, ड्राफ्टिंग्स की, चेकिंग की, समझ आया कि यार कोई मामला जो है 80%, 70%, 80%, 70% या 100% के करीब भी पहुंचता है कि हमसे सवालात हो रहे हैं। अब हमने कहा जैसे ही आपने ओपिनियन के एरिया को पास किया, ओपिनियन के एरिया के बाद एक पैराग्राफ आता है जिसका नाम है मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। फिर मैंने आपको जब वो कंटेंट सिखा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था गोइंग कंसर्न एक अलग बात है, उसके अंदर छुपी हुई मटीरियल अनसर्टेनिटी एक अलग बात है। गोइंग कंसर्न का मतलब यह है कि कंपनी चलती रहेगी अगले 12 महीने, एग्रीड। अच्छा, मटीरियल अनसर्टेनिटी का मतलब यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, बट उस गोइंग कंसर्न की असेसमेंट में कुछ इफ एंड बट्स हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो उस केस को हम कहते हैं मटीरियल अनसर्टेनिटी, जो कि मैं प्रीवियसली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अच्छा, आप इसको एक अलग से चैप्टर में लेके चलेंगे जिसका नाम है ISA ISA 570, जो कि अलग चैप्टर है, बट मैं रिपोर्ट के साथ ही कवर कराता हूं क्योंकि उसकी रेलेवेंस बड़ी यहां पर आती है। अच्छा, कुछ बेसिक बातें मैंने कहा था कि यार मैं आपको आपकी बुक से नहीं बट डायरेक्टली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के रेफरेंस से पढ़ाऊंगा ताकि नॉलेज बेस ज़्यादा हो जाए तो एप्लीकेशन भी ज़्यादा अच्छी होगी। मैंने जब ये ISA 570 खोलता हूँ रियल लाइफ में, तो ISA 570 मुझे ये कहता है कि भाई पहले तो आप जब ऑडिट करने गए किसी कंपनी का, तो पहले ये देख लो कि जिस कंपनी का तुम ऑडिट कर रहे हो वो कौन से फ्रेमवर्क के ऊपर अकाउंट्स बना रही है। आया जनरल पर्पस फ्रेमवर्क या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अच्छा, हमने ये कहा कि अगर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क पे वो एफएस बना रही है, तो मैंने आपको जनरल पर्पस फ्रेमवर्क का मतलब समझाया हुआ है बहुत डिटेल में कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क का मतलब है वाइड रेंज ऑफ यूजर्स की एक्सेप्टेबिलिटी, एग्रीड। अच्छा, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का मतलब है नॉट रेलेवेंट टू वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, अंडरस्टैंडेबल बाय स्पेसिफिक यूजर। एग्जाम्पल दें सर। मैंने आपको कहा था जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के अंदर आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप अकाउंट्स बना रहे हैं IFRS के तहत, प्लस आप केटर कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ किसकी भाई, कंपनीज एक्ट 2017 की, इन दोनों को मैं अगर मिला दूं तो ये बन गया पाकिस्तानी फ्रेमवर्क। ये हमने कहा पाकिस्तानी फ्रेमवर्क। अच्छा, मैं आपसे एक दो बातें करूंगा और मैं फिर आगे जाके पूछूंगा भी किसी और लेक्चर में आपसे, तो आपने बड़ा मोहतात होकर सुनना है। ये जो पाकिस्तानी फ्रेमवर्क है, क्या ये एक्सेप्टेबल है बाय पीपल? यस सर, ये एक्सेप्टेबल है बाय पाकिस्तानी पीपल बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ इट। एक्सेप्टेबल इनके लिए जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है, जनरल पब्लिक के लिए। अच्छा, फिर ये तो बात समझ आ गई, ये पाकिस्तानी फ्रेमवर्क जनरल पर्पस हो गया। अच्छा, फिर मैंने कहा स्पेशल पर्पस क्या होता है भाई? स्पेशल पर्पस जो हर किसी के काम का नहीं है। मैंने आपको ये सिखाया था कि जब मैं पाकिस्तान पेट्रोलियम का ऑडिट कर रहा था तो उन्होंने जॉइंट वेंचर किया हुआ था कुछ कंपनीज के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था जिसमें सिर्फ रिसीट और पेमेंट की अकाउंटिंग होती थी। इवन जो वो ऑल टुगेदर मशीनरी या इक्विपमेंट खरीद के आ रहे थे वो भी सीधा सीधा कैश आउटफ्लो एक्सपेंस, सीधा सीधा। तो वो जो अकाउंटिंग ड्राइव हो रही थी, क्या वो IFRS से ड्राइव हो रही थी या कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म से? तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था हम हिसाब किताब ऐसे करेंगे जो तुम्हें भी समझ आएगा मुझे भी समझ आएगा, हम ऐसे हिसाब किताब करेंगे। तो जब ऐसे हिसाब किताब करेंगे तो मेरे ख्याल से ये हर किसी की समझ से दूर है, हर किसी की समझ से
दूर है। तो मेरे ख्याल से ये तो फ्रेमवर्क है जिसके तहत मैं अकाउंट्स बनाऊंगा, पर वो फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आता है? चलें, ओके। टैक्स अथॉरिटीज आपको कह रही हैं कि आपने अकाउंट्स बना लिए, बना लिए, अकाउंटिंग हो गई। अब आप एक काम करें, मुझे आप मेरे हिसाब से अकाउंट्स बना के दें, क्योंकि मेरे हिसाब से कैरिंग अमाउंट अलग होगी, मेरी लाइफ अलग है। एग्रीड? मैं इन चीजों को मानता हूं, इन चीजों को नहीं मानता। आप एक काम करें, मुझे अपने मेरे हिसाब से अकाउंट्स बना के दें। मैं तुमसे पूछता हूं, जब मैं टैक्स वाले के हिसाब से अकाउंट बनाऊंगा, उसके कानून को मद्देनजर रखते हुए, इज दिस एक्सेप्टेबल बाय वाइड रेंज ऑफ यूजर्स या एक्सेप्टेबल बाय टैक्स अथॉरिटीज? यानी टैक्स बेसिस अकाउंटिंग की है एक बंदे के लिए, जो कि उसी को ही समझ आएगी, किसी और के समझ, क्योंकि एक्सेप्टेबल सिर्फ एक को है, एक्सेप्टेबल एक को है। तो हमने कहा सर ये भी कौन सा फ्रेमवर्क हो गया? स्पेशल पर्पस। तो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस में फर्क समझ आ रहा है? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क का मतलब है एक्सेप्टेबल बाय वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का मतलब है अंडरस्टैंडेबल बाय, एक्सेप्टेबल बाय लिमिटेड यूजर्स। तो स्पेशल पर्पस अलग हो गया, जनरल पर्पस अलग हो गया। टैक्स की बात की मैंने, टैक्स वाला कह रहा है कि भाई आप मेरे हिसाब से पीपी की वैल्यू दिखाएं, मेरे हिसाब से इंटेंजिबल की वैल्यू दिखाएं, मेरे हिसाब से लाइफ अलग है। आप पता नहीं कौन कौन से इंटेंजिबल, मैं इसको इंटेंजिबल एडिशनली मान रहा हूं, जिसको आप एक्सपेंस कह रहे हो मैं इसको एडिशनली इंटेंजिबल कह रहा हूं। तो भाई ये तो अकाउंटिंग का ही तिया पाचा चेंज हो गया। तो क्या ये बाकी लोगों को नॉर्मल समझ आएगा? नहीं। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडेबल बाय क्या थी? टैक्स अथॉरिटीज। तो हमने कहा इसका यूजर भी एक है, इसका फ्रेमवर्क भी अलग है। तो ये हो गया स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो क्या फ्रेमवर्क नहीं है? भाई फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क तो पहले डिसाइड होगा, जिसके हिसाब से मैं चेक करूंगा। अगर फ्रेमवर्क ही नहीं पता तो ये तो स्कोप लिमिटेशन है। अगर फ्रेमवर्क ही नहीं पता तो ये क्या है? क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगा, चेक क्या करूं भाई? तो पहले ये डिसाइड कर लो कि क्या है फ्रेमवर्क, किस बेसिस पे अकाउंटिंग होगी, किस बेसिस पे प्लस होगा, किस माइनस पे प्लस होगा। ये सारे बेसिस डिसाइड करने के बाद आपने ऑडिट शुरू करना होता है। तो अब दो तरीके के ऑडिट हो गए, एक स्पेशल पर्पस और एक जनरल पर्पस। हम पाकिस्तान में कंपनीज का 99% केसेस में कौन सा ऑडिट करते हैं? जनरल पर्पस ऑडिट, क्योंकि वो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए होता है। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? पक्की बात है? चलें ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ ये बात समझ आती है जल्दी से? ये तो बेसिक बात हो गई। अच्छा अब गोइंग कंसर्न से देखो तुम्हारा भाई कनेक्ट कैसा करता है इसको। स्टैंडर्ड ये कहता है, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये कहते हैं कि आप बाज़ औक़ात जब कोई फ्रेमवर्क खोलते हैं ना, वो फ्रेमवर्क आपको बताता है कि क्या गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी है नहीं करनी। बड़ी हैवी बात, सुनिएगा। अच्छा अली मोहम्मद कह रहे हैं, बड़ा इतना मासूम सवाल है, मैं जवाब भी क्या दूं उसका, कि सर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का ऑडिट कौन करता है? मतलब कोई और लोग बुलाए जाते हैं या हम ही करते हैं? हम ही करते हैं। हम कौन है? ऑडिटर। ऑडिटर ही करेगा, चाहे स्पेशल पर्पस हो या कितना मासूम है। तो यार मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही बात कि मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं। ना बोलते हैं। मैं कोई गुस्सा नहीं कर रहा, मैं ना, मुझे आता है गुस्सा। चलें मैं ये कह रहा हूं, मुझे गुस्सा आ ही नहीं रहा। आप जितना भी फजूल सवाल करो, ये अबे एम्फेसिस ऑफ मैटर पढ़ाया था और अदर मैटर भी पढ़ाया था। उसमें बताया था तुम लोगों को कि एक ही बंदा है जो दो कंपनीज के क्या कर रहा है। उसमें तुमने दिमाग की दही कर दी थी कि अदर मैटर कौन सी रिपोर्ट में आएगा। अबे तो हम ही दे थे ना दो रिपोर्ट, जिसमें हमने कहा था अदर मैटर डालूंगा अपनी जिम्मेदारी बताने के लिए कि मैंने एक और पर्चा दिया है जो दूसरी रिपोर्ट है, दूसरे फ्रेमवर्क के ऊपर है। भंगी ये तुमने ही सवाल किया था मुझसे, यही था वो भंगी, वो पहले कौन सी रिपोर्ट दूंगा। आज बोल रहा है कि ऑडिट कौन करेगा। मतलब हम पागल नहीं है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं। ये कह रहा है कि ऑडिट कौन करेगा। सवाल मतलब सवाल की अहमियत आप देखें कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। अच्छा मास कह रहे हैं हमको तो पाकिस्तान का टैक्स पता है, तो अगर सुनो तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं सर हमको तो पाकिस्तान का टैक्स पता है। अच्छा आज अगर मैं कोई टैक्स का कानून खोलूं और मैं आपको बोलूं इसकी मेजरमेंट कैसे हुई हुई है, तो आपके इस्तेमाल का नहीं है ना वो। यानी आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसके अकाउंट्स किस बेसिस पे देखेंगे? जनरल पर्पस पे बने हुए। टैक्स पर्पस तो उसकी ट्रू पिक्चर को दिखाता ही नहीं है, क्योंकि वो अक्रूवल बेसिस को फॉलो ही नहीं कर रहा।
वो तो अपने बेसिस को लेके चल रहा है, तो जब वो अपने बेसिस को लेके चल रहा है तो ये आपके किसी काम का नहीं है। तभी मैं कह रहा हूं वो फ्रेमवर्क तो है बट एक्सेप्टेबल बाय टैक्स अथॉरिटीज है, नॉट एक्सेप्टेबल बाय जनरल पीपल, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए नहीं है। अच्छा सर, बैंक अगर एंटिटी का ऑडिट करने का बोले तो उसका यूजर सिर्फ बैंक होगा तो भी स्पेशल पर्पस कहेंगे? नहीं, बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। फ्रेमवर्क तो जनरल है, यूजर स्पेसिफिक है, एड्रेस ही क्या हो जाएगा? अच्छा मैं तुम्हें इस पे भी बात बताता हूँ, जैसे इन्होंने कहा ना कि बैंक अगर ऑडिटर है, मेरी अभी अपने मतलब जो ईवाई दुबई में होते हैं ना उनसे बहस होती थी इस बात पे, मतलब बहस भी खतरनाक बहस एंड तक चली गई थी। वो कह ही रहे थे कि अब हमें एक बैंक है जो कह रहा है कि हमें ना आप जो कंपनी का ऑडिट कर रहे हो ना उस पर हमें भी रिपोर्ट दो। अच्छा, अब हमारा ईवाई का प्रोसेस ये होता है कि पहले आपने क्लाइंट एक्सेप्टेंस करनी होती है कि भाई क्लाइंट एक्सेप्टेंस में फ्रेमवर्क देखा जाता है, रिस्क देखे जाते हैं कि उसके जो ओनर्स हैं क्या वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है, वरना एक्सेप्ट ही नहीं करते हम क्लाइंट। ईवाई अपनी रेपुटेशन को डैमेज नहीं होने देता, क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस में ही वो फारिग कर देता है उसको, बोला निकल यहाँ से, नहीं कर रहे ऑडिट। अच्छा, अब हुआ क्या, हमने बोला कि भाई दो सर्विसेज अप्रूव करानी है, एक तो इस कंपनी का ऑडिट करना है, एक इस कंपनी का ऑडिट करना है, पर रिपोर्ट उसको देनी है। अच्छा, अब वो मुझे कह रहा है वहाँ का लीडर कि भाई देखो जो जायज़ बहस है वो होनी भी चाहिए, मेरे बाप अपनी नॉलेज है, मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा तो हमेशा सही कह रहा है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप जो अप्रूवल लेके आए ना वो स्पेशल पर्पस पे लेके आए, यानी हम पहले वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में कि स्पेशल पर्पस ऑडिट होगा या जनरल पर्पस। मैंने जनरल पर्पस पे टिक किया हुआ, वो कह रहा है कि नो यू हैव मार्क द रॉन्ग फ्रेमवर्क, यू शुड मार्क स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। मैंने कहा फ्रेमवर्क इज सेम, द बेसिस ऑन विच आई एम ऑडिटिंग, फ्रेमवर्क इज सेम। अच्छा, मैंने मेरे बॉस भी ईमेल में थे, मैंने सीसी में रख के चिपका दिया, अब उसकी भी अना पे बात है, अब मैंने रिस्पेक्ट भी करनी है क्योंकि है तो मेरा सीनियर, मैं रिस्पेक्ट करूंगा। मैंने कहा आई थिंक सर वी आर ऑडिटिंग द सेम ऑर्गेनाइजेशन ऑन द सेम फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क इज सेम, आई थिंक द एड्रेसी इज डिफरेंट, if there is issue in addressee we can talk about it, but I think I should address to the person who is appointing me, but that person is saying the framework should be same. हाँ, what if, मैं उसको explain कर रहा, मैंने कहा what if the bank should have told me that you should make certain adjustments in your framework in your accounting, then we will say that this is not a general purpose framework, this is a special purpose framework understandable by bank only, for their purpose only. अच्छा, फिर बोले नो दैट वी आर रिपोर्टिंग टू सेट्स। मैंने कहा अगेन आई एम सेइंग दैट वी आर रिपोर्टिंग ऑन द टू सेट्स बट द सेट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द सेम बेसिस। अब भाई इंग्लिश देख रहे हो कैसी है, बोल बोल के हो जाती है। सुनो, अब कहने का मतलब ये है कि मैं उसको जो समझा रहा हूँ, तुम्हारी जबान में आ जाते हैं, जब मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई आप ये गलत कह रहे हैं, तो फिर मेरा पार्टनर बोल रहा यार ये समझ क्यों नहीं रहा यार। मैंने कहा साहब है तो ग्लोबल लीडर, अब ऐसी बात है वो कहीं क्या व्यू लेके बैठा हुआ है। तो फिर मैंने उसको कॉल की, ये तो ईमेल पे चल रही है तफरीयाँ, मैंने उसको कॉल की, मैंने उसको बोला कि सर लुक फ्रेमवर्क इज सेम, द बैंक इज टेलिंग मी दैट यू शुड यूज IFRS एंड द कंपनीज एक्ट, नॉट इवन दैट बैंक इज सेइंग मी, आस्किंग मी टू रिमूव द कंपनीज एक्ट थिंग, बैंक इज सेइंग whatever the accounting has been done please report to us directly। तो बोलता है ओके, यानी आई गॉट इट नाउ दैट द ओनली इशू इज एड्रेसी। तो अब क्या यूजर या एड्रेसी चेंज होने से फ्रेमवर्क चेंज हो जाता है, या फ्रेमवर्क की कंसिडरेशन अलग है? अब वो कह रहे हैं समझिए, पहले तो बात समझ आती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रेमवर्क एक अलग चीज है, एड्रेसी एक अलग चीज है। चलें अब प्लीज फोकस के साथ अब आगे। मैंने कहा सर बात यहाँ से निकली थी कि मैंने क्यों इतनी लंबी की है तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें वो लेवल सिखा रहा हूँ जो आज तक किसी ने कैफ में नहीं पढ़ा है। एटलीस्ट सुने, होता ये है कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, ये स्टैंडर्ड खुद कहता है, हम रीड भी करेंगे यहाँ पे, स्टैंडर्ड खुद कहता है ISA 570 के बास फ्रेमवर्क खुद बताते हैं कि आपने गोइंग कंसर्न असेसमेंट करनी है। तो जैसे IFRS बताता है, IAS 1 खोलोगे, IAS 1 में लिखा हुआ है कि आपने गोइंग कंसर्न असेसमेंट करनी है, और ये भी बताना है कि ये अकाउंट्स गोइंग कंसर्न पे बने हुए या नहीं बने हुए, यानी कंपनी हैज मेड द अकाउंट्स यूजिंग गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और अगर गोइंग कंसर्न पे नहीं बने हुए तो ये भी लिखना है कि ये अकाउंट गोइंग कंसर्न पे नहीं बने हुए। तो ये तो रिक्वायरमेंट आ गई फ्रेमवर्क की, तभी तो मैं चेक करता हूं कि गोइंग कंसर्न है। देखो अगर फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट ना हो, फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट, तो आप क्या पागल हो, क्या आप चेक करोगे? आपकी तो जिम्मेदारी नहीं है भाई, लॉजिकल बात है।
एक फ्रेमवर्क जो कह रहा है, मैनेजमेंट कह रही है, दावा कर रही है कि मैंने अकाउंट्स बनाए फ्रेमवर्क के तहत, तो फ्रेमवर्क में ये भी तो लिखा हुआ है कि आपने गोइंग कंसर्न असेसमेंट करनी है और गोइंग कंसर्न असेसमेंट करने के बाद गोइंग कंसर्न पे अकाउंट्स बनाना है। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो गोइंग कंसर्न पे अकाउंट्स, ये रिक्वायरमेंट किसकी है? फ्रेमवर्क की। तो वो दावा कर रहा है ना, तो उसी दावे को तो मैं चेक कर रहा हूं, क्योंकि हमने एग्री किया कि मैं इस बुनियाद पे चेक करूंगा कि तुमने इसके तहत अकाउंट्स बनाए या नहीं बनाए। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, वो कह रहा है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, दोज स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क डज नॉट टॉक अबाउट व्हाट? गोइंग कंसर्न। तो जब फ्रेमवर्क ही नहीं कह रहा तो मैनेजमेंट क्यों पंचायत करेगी? अबे कैश बेसिस अकाउंटिंग कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट वाला, उसके अंदर क्या है? जो आया गया। कौन से गोइंग कंसर्न की असेसमेंट है? नहीं है। क्या हो रहा है? अगर आज भी बंद हो जाए तो वो तो वैसे ही एक्सपेंस बुक हुआ है ना, आया गया आया गया, तो यानी कोई कंसिडरेशन नहीं है। टैक्स वाला गोइंग कंसर्न करके क्या करेगा? एग्जाम्पल, अब टैक्स वाला है, अब देखो यहां से एक कहानी निकालूंगा। जो पहले बताओ कॉन्ट्रैक्ट वाला समझ आया कि कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म पे पैसा आया रिकॉर्ड हो रहा है, जाना रिकॉर्ड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, खत्म। गोइंग कंसर्न की रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल, बोल रहा जो हो रहा है रिकॉर्ड करो, कहानी खत्म। भाई स्पेशल पर्पस है यार, वो मुझे नहीं कह रहा गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करने को। एग्रीड। अब आओ टैक्स वाले पे। पहले बताओ ऑनलाइन का तो यहां तक क्लियरिटी है। ये जो मैंने ये टैक्स वाली बात की है, इससे पहले एग्रीमेंट वाली, जल्दी बताओ सारे बच्चे प्लीज। ये एग्रीमेंट वाली बात क्लियर होनी चाहिए। वो रिक्वायर नहीं कर रहा मुझे, सीधी सी बात है। वो कह रहा है कि भाई ये अकाउंटिंग करो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्पेसिफिक, वो थी जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में। IFRS कह रहा है। अच्छा, अब मैं टैक्स वाले पे आ गया और मैं इतनी बारीक बातें, क्योंकि मैंने कोई इस पे कल भी कोई इसमें 6-7 घंटे लगाए वापस से कि वो बारीकियां देखूं, फिर पूरी गाइड वापस से रीड की है कि तुम्हें बता पाऊं, कि वो नॉलेज दे पाऊं। ऑल्दो हर चीज़ अप्लाई होते हुए मैंने तकरीबन देखी हुई है, पर उसमें जो थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट होते हैं ना, कि जो आज तक रियल लाइफ में नहीं हुए हैं, हो सकते हैं, उसकी भी बात कर रहा हूँ। आगे सुने। मैंने कहा एक तो ये बात समझ आ गई जो मैंने अभी कही। दूसरी बात, अब टैक्स वाला जो अकाउंट्स तुम्हें बनाने को कह रहा है, वो भी तो ये नहीं कह रहा ना कि गोइंग कंसर्न असेसमेंट करो, हाँ या नहीं? वो नहीं कह रहा। तो टेक्निकली मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं की होगी। पहले बताओ इस बात को मानते हो? देखो मैं बोल रहा हूं टैक्स वाले अकाउंट्स बनाते वक्त। कौन से वाले? अच्छा, टैक्स वाले अकाउंट्स बनाते वक्त वो क्यों गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं कर रहे? बोल ही नहीं रहा वो बोल रहा भाई सिंपल मुझे बता दे कि क्या क्या चीजें कैसी दिखेंगी, दैट्स इट मेरे हिसाब से। उसने नहीं बोला गोइंग कंसर्न असेसमेंट करो। तो ऐसी बात है मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं की। फिर अब एक कहानी देखो यहां से कैसे निकालता हूं। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी, रिपीट नहीं करवाना क्योंकि ये बड़ा स्मूथली लेके चल रहा हूं मैं। ऑनलाइन वाले प्लीज बताओ यहां तक क्लियर है कि यहां तक की बात कि यहां पे टैक्स वाला भी मुझे नहीं कह रहा। अच्छा, तो फिर जनरल में क्यों करते हो? IFRS कह रहा है, फ्रेमवर्क कह रहा है कि करो, तो फिर वो मैनेजमेंट करती है, उसकी मजबूरी है। अच्छा, अब मैंने एक चीज पढ़ी, बड़ी बेहतरीन चीज थी उसके अंदर, वो ये थी कि बाज़ औक़ात स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क नहीं कह रहा, पर मैनेजमेंट ने उसको बनाते हुए ऐसी प्रेजेंटेशन ऑप्ट की हुई है कि गोइंग कंसर्न की असेसमेंट ऑडिटर पे लाजिम हो गई नॉनदलेस। कैसे भाई? अगर करंट नॉन करंट एसेट दिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि फ्यूचर में रियलाइज होगा, डेप्रिशिएट होगा टैक्स वाले के हिसाब से, तो फ्रेमवर्क कह नहीं रहा फ्रेमवर्क, पर ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है तो उसको ये बात पता है, देखने वाला ये समझेगा, चाहे वो टैक्स वाला ही क्यों ना हो, टैक्स वाला ही, उसको ये बात पता है कि ये कहा जा रहा है ऑल टुगेदर इसके अंदर कि ये एसेट्स फ्यूचर तक जाएंगे, ये एसेट्स। तो उस केस में आपको कहा गया ऑडिटर भाई साहब अवेयर हो जाओ, आपने अब भी देखना है क्या कोई ऐसी इंप्लीकेशन तो नहीं है, ऐसा तो इंप्लायर नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं दिख रहा कि गोइंग कंसर्न पे अकाउंट्स बने हुए और यूजर ये समझे कि कंपनी फोर्सिएबल फ्यूचर में 1 साल से ज्यादा चलती रहेगी। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पर अगर ऐसा इंप्लाई हो रहा है तो उसको कहा नॉनदलेस, अगर उसने नहीं की हुई असेसमेंट तो आप अपनी आंखें खुली रखेंगे और आप इस बात को मेक श्योर करेंगे कि क्या वो वाकई में गोइंग कंसर्न है या नहीं है। क्योंकि देखो मैं फिर कह रहा हूं, फ्रेमवर्क नहीं कह रहा इसलिए उसने असेसमेंट भी नहीं की हुई है। जब उसने असेसमेंट नहीं की तो फिर उसने ये कैसे कह दिया कि मेरे ये नॉन करंट में ये करंट में आएंगे, हाँ या नहीं? भाई ये लॉजिकल बात है ना, मैं उस पर साइन कर रहा हूं यार, और मैं साइन करते हुए ये कह रहा हूं कि ये एसेट नॉन करंट है, ये करंट है, टैक्स वाला भी मुझे बुला लेगा, बोलेगा भाईजान ये तुमने साइन किया है,
ये तुम नॉन करंट को नॉन करंट में दिखा रहे हो, करंट को करंट में दिखा रहे हो, करंट लायबिलिटीज को करंट में दिखा रहे हो, नॉन करंट को नॉन करंट में दिखा रहे हो। साइन कैसे किया तुमने? भाई ये तो नहीं कह सकता उसको कि तुम्हारा फ्रेमवर्क नहीं कहता इसलिए मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं की। तो भाई तुम कहोगे सही है फ्रेमवर्क नहीं कहता, बट आप पे जिम्मेदारी आयद होती है कि एक नॉन करंट को नॉन करंट कह रहे हो तो वो तो सही कहो ना। पहले बताओ कहानी समझ आ रही है, हाँ या नहीं? अच्छा, अगर टैक्स वाला कहे तुम अकाउंट्स ही एनआरबी पे बना के दो तो कहानी खत्म, तो आपको कुछ करने की नीड नहीं है। एनआरबी बेसिस पे चेक करोगे कहानी वहां क्लोज हो जाएगी। हमने ये सीखा अभी बेसिक बात, ये तो मैंने तुम्हें बहुत एडवांस बताया। बेसिक बात, जो फ्रेमवर्क, जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क यूजुअली टॉक्स अबाउट क्या, गोइंग कंसर्न, कि गोइंग कंसर्न असेसमेंट करनी है, मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न असेसमेंट करती है, ऑडिटर उसकी असेसमेंट को चेक करता है कि क्या वो सही है या नहीं है। हाँ, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में ये बात यूजुअली लिखी हुई नहीं होती है, पर ऑडिटर को कहा गया मोहतात रहना कि ऐसा नहीं हो कि उसने अकाउंट्स इस तरीके से बनाए हुए हों कि लगे इंप्लाई हो कि ये अकाउंट, ये कंपनी गोइंग कंसर्न है। तो उसमें आप प्रेजेंटेशन के हवाले से खुदा के वास्ते चेक कर लेना कि ऐसा नहीं लगे, क्योंकि अगर एक एसेट एक साल में ही बंद हो रहा हो तो आप क्या पीपी को नॉन करंट में दिखा सकते हो, या सिंपल ये कंपनी बंद होगी। तो क्या मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये कंपनी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है? हाँ, नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? अकाउंट सही नहीं बने तो गोइंग कंसर्न की जिम्मेदारी तो है ही नहीं, बोल ही नहीं रहा फ्रेमवर्क। दिख रहा है, लग रहा है, एम्प्लॉय हो रहा है, तो एक यूजर को एक इमेज जा रही है। अच्छा, कि यूजर है स्पेसिफिक, जो बात है, पर वो आप पे रिलाय कर रहा है आपकी रिपोर्ट पे, वो रिलाय कर रहा है आपकी रिपोर्ट पे, और आप अपनी रिपोर्ट में ये लिख के दे देंगे दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड, जबकि वो कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो ये तो बेसिक बात की है मैंने गोइंग कंसर्न की। अब खाली इसको रीड कर लेते हैं, एक मिनट। अंडर द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, the financial statements are prepared on the assumption that the entity is a going concern and will continue its operation for the foreseeable future। ये यहां से रीड करेंगे हम इधर। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग दी, जनरल पर्पस देखो लिखा हुआ है यहां पे स्पेशली, क्या लिखा हुआ है? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, वो बोल रहा है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क यूजुअली गोइंग कंसर्न पे बनाए जाते हैं अनलेस मैनेजमेंट कहे कि हम अपनी कंपनी को क्या कर रहे हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं, या अपने ऑपरेशंस को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और या हमारे पास और कोई चारा नहीं है। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? वो यही कह रहा है, वो कह रहा है कि भाईजान देखो कंपनी कर ये रही है कि वो यूजुअली जब अकाउंट्स बनते हैं जनरल पर्पस के ऊपर, तो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के ऊपर हम कह रहे हैं कि वो फोर्सिबल फ्यूचर में कंटिन्यू होता है, ऐसे ही अकाउंट्स बनते हैं, अनलेस के मैनेजमेंट बोले कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम बिजनेस बंद कर रहे हैं और कंपनी ही लिक्विडेट कर रहे हैं। तीनों बातें अलग हैं। पहला, वो कह रहा है कि भाई कंपनी के पास ऑपरेशन चलाने की इस्तिताअत ही नहीं है, या तो कंपनी बोल दे सब सही चल रहा है मैं फिर भी कंपनी क्या कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, तो लिक्विडेट कर रही है अपने ऑपरेशंस। तो क्या अगर एक मैनेजमेंट खुद कह रही है, एक शेयर होल्डर खुद कह रहा है कि भाई मैं कंपनी आगे ऑपरेट नहीं करूंगा, तो क्या तुम उसको जबरदस्ती कहोगे कि ऑपरेट करो या बंद करनी है? तो अब भी वो कंपनी क्या हो गई, नॉन गोइंग कंसर्न। पहले बताओ कहानी समझ आती है? ये मैं डिटेलिंग इसलिए कर रहा हूं, वो कहीं भी घुस के कोई सवाल बनाएगा अच्छा सा, हमें पता होना चाहिए एवरी रिस्क शुड बी हेज्ड, हम हर एक पे काम करेंगे। आगे देखो, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे और मे नॉट बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर विच गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज। देखो ये वो पूरी एक खतरनाक अंग्रेजी है जिसको मैंने तुम्हें आसान करके थोड़ा सा समझाया है। वो कह रहा है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे जो अकाउंट्स बनेंगे वो हो सकता है कि गोइंग कंसर्न पे बने या ना बने। देखो लिखा हुआ है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रेलेवेंट, द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रेलेवेंट फॉर सम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन इन अ पर्टिकुलर। हो सकता है भाई किसी में भी, उसने तो एग्जांपल दी है, मैंने आपको कहा ना मैं तो वो एग्जांपल करा रहा हूं जो आज तक हैपन नहीं हुई है। अच्छा, व्हेन द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एप्रोप्रिएट, assets and liabilities are recorded on the basis that the entity will be able to realize its assets and liabilities, discharge liabilities in the normal course of business। पहले बताओ बात समझ आई? यानी वो कह रहा है जब गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसके एसेट, उसकी लायबिलिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में चलते रहेंगे, बीच में कभी बंद नहीं होंगे। तो पहले बताओ ये भेजे में बात फिक्स होती है? यानी हमने पहले दो हिस्सों में ब्रेक किया,
जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। अच्छा, अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क भी ऑप्ट किया और अगर वो भी गोइंग कंसर्न की बात करता है या इम्प्लाई करता है कि गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है, तो फिर ऑडिटर का काम आ जाता है, ऑडिटर की जिम्मेदारी आ जाती है। ऑडिटर को ये देखना होगा क्या गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंट्स बनाना अप्रोप्रिएट है या नहीं है। हमारी जिम्मेदारी फिर शुरू होती है। एग्रीड? पक्की बात है। चलें आगे। हमने कहा कोई आपसे पूछे कि जिम्मेदारी किसकी है ये असेस करने की कि हम गोइंग कंसर्न है या नहीं है, मैनेजमेंट की। क्योंकि अब एक एक करके सुनते हैं, प्लीज समझिएगा। कंपनी की जिम्मेदारी चलाने की मैनेजमेंट की है, वो आपसे ज्यादा बेहतर पोजीशन में होती है ये डिसाइड करने के लिए कंपनी चलाएं या बंद करें, क्योंकि उसके पास प्लान्स होते हैं, उसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज होती है बिजनेस की। वो लोग बैठे हुए ये चेक कर रहे होते हैं। भाई फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं जब कंपनी का ऑडिट कर रहा था, मुझे पता लगा वही वाली बात कि सिंगल कस्टमर है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। क्या गोइंग कंसर्न है कंपनी? रिस्क है। अभी रिस्क एलिवेट हुआ है। अभी क्या एलिवेट हुआ है? अभी ये नहीं पता मुझे गोइंग कंसर्न है या नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि मैं जाके मैनेजमेंट को ये नहीं कह सकता यू आर नॉट अ गोइंग कंसर्न। मैनेजमेंट इज इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड whether they are going concern or not. They need to prove you because they are preparing the financial statements. It's their responsibility. Clear है? अच्छा, आपने तो सिर्फ अवेयर रहना है, आपने अवेयर रहना है भाई के भाईजान के क्या कुछ हो सकता है इधर उधर। तो ये था गोइंग कंसर्न का रिस्क फैक्टर। अच्छा, मैं मैनेजमेंट के पास गया, मैंने कहा मैनेजमेंट क्या भाई आप अपने ऑपरेशन को लिक्विडेट कर रहे हो या ऑपरेशन सीज कर रहे हो? सीज और लिक्विडेट इंटरचेंजेबली यूज हो, जो पीछे सीखा। अच्छा, उसने बोला भाई पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास? उसने बोला क्या पागल वाली बातें कर रहा है, क्या हो गया? मैंने कहा क्यों कह रहे हो ऐसे? मैंने कहा भाई तुम्हारे कस्टमर है, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। तो कह रहा है तो भाईजान ये आप कोई नहीं होते मुझे बोलने वाले कि मैं ऑपरेशन लिक्विडेट करूं, सीज करूं, अपनी कंपनी बंद कर दूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। किसने कहा तुम्हारे पास मेरे पास ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल है। तो मैंने कहा भाई सही है, गुस्सा क्यों हो रहा है भाई, है तेरे पास, बता क्या है? तो वो कह रहा है कि भाईजान हमारा ये है कि हमने वैसे ही हमें पता था ये खत्म हो रहा है, हमने ऑन बोर्ड कर लिए दूसरे कस्टमर्स, ऑन बोर्ड कर लिए जो इसी के इक्विवेलेंट और इससे ज्यादा खरीदेंगे हमसे, तो ये रिन्यू नहीं भी करे, मेरी जात पे कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, क्या मैनेजमेंट इंटेंड्स टू लिक्विडेट? हाँ या नहीं? अच्छा, मैनेजमेंट डज नॉट इंटेंड टू लिक्विडेट। ओके, मैनेजमेंट इंटेंड टू सीज ऑपरेशंस? अच्छा, मैनेजमेंट डज नॉट हैव ऑल्टरनेटिव्स? डज हैव। तो दैट मीन्स कि यू कैन नॉट कॉल इट द नॉन गोइंग कंसर्न। आप उसको नॉन गोइंग कंसर्न नहीं कह सकते भाई, वो गोइंग कंसर्न है क्योंकि मैनेजमेंट इज बेहतर पोजीशन में, वो आपको बताएगी। पर हाँ, आपको कहा गया ऑडिटर साहब आप असेस करें। कोई ऐसे हालात वाकयात तो नहीं है। तो पहले बताओ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी समझ आती है, हाँ या नहीं? जी। नहीं, क्या होगा? स्पेशल पर्पस पे बन रही है स्टेटमेंट, सही है। नहीं, तब करेगा जब ऐसा इंप्लाई हो कि गोइंग कंसर्न बेसिस लग रही है। नहीं, अलग तरीके से बन रही है, पर उस अलग तरीके में जो चीजें रिकॉर्ड हुई हुई हैं, क्या उसकी रिकॉर्डिंग 1 साल से ज्यादा की रिलायबिलिटी पे जा रही है? नहीं, पहले लेट अस कंप्लीट ना। अगर वो जा रही है 1 साल से आगे भी, दिस इज एन इंडिकेशन कि 1 साल से ज्यादा की कहानी पे आप लेके जा रहे हो, सही है। अगर आपको ये पता है कि कंपनी अगले 3 महीने में बंद हो जाएगी, इवन दो दीज हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन अ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, तो आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी विल बी एबल टू रियलाइज इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। दैट हैज टू बी एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फ्रेमवर्क स्पेशल है, पर आप अपने आप को किसी ऐसी चीज के साथ एसोसिएट नहीं करोगे जो कि फॉल्स और मिसलीडिंग हो, क्योंकि आपकी रिपोर्ट के बेस पे उसका कॉन्फिडेंस एनहांस होगा। आपकी रिपोर्ट के बेस पे उसका कॉन्फिडेंस एनहांस होगा। तो उसके कॉन्फिडेंस को एनहांस करने के लिए आपने ट्रू एंड फेयर व्यू लिखना है।
बट आई बिलीव कि अगर आपने कुछ ऐसे एसेट्स रखे हुए हैं जिसकी रिलाइजेबिलिटी आपको दिख रही है 1 साल से आगे जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं कि ये कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। जिम्मेदारी नहीं है मैनेजमेंट की, ना असेस करने की, ना फ्रेमवर्क कह रहा है, बट अकाउंट्स का फॉर्मेट जो बनाया गया है वो ये इंप्लाई कर रहा है, वो ये सजेस्ट कर रहा है कि कंपनी 1 साल से, तो फिर आप बीइंग एन ऑडिटर ये मेक श्योर करेंगे कि वो वैल्यूज सही हो। एग्रीड? अब पूछो। नहीं है ना, तो फिर देखो तुम जब कह रहे हो कि भाई टैक्स वाले के हिसाब से ऐसी लायबिलिटी आ रही है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया, तो सही है, आप टैक्स वाले के हिसाब से करते हो, बैक ऑफ द माइंड पे यू नो कि दिस इज अ गोइंग कंसर्न, बैक ऑफ द माइंड यू नो दिस इज अ, नहीं सुन तो लो यानी, जब तुम खुद कह रहे हो कि बैक ऑफ द माइंड पे तुम्हें पता है कि दिस इज अ गोइंग कंसर्न, सिर्फ टैक्स की प्रिपरेशन के लिए वो लायबिलिटी ऐसी लग रही है, तो गोइंग कंसर्न है या नहीं है पहले ये बताओ। नहीं देखो, एक स्पेशल पर्पस के हिसाब से बेटा पहले स्पेशल पर्पस बन नहीं सकती ना, लॉजिकल बात है, पहले नॉर्मल चीज बनाओगे फिर उसको वहां पे घसीट के लाओगे ना। एग्रीड? टैक्स की पेमेंट तो एक्चुअल में हो रही होगी ना। तुम्हारी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूं, तुमने एग्जाम्पल दी कि भाई सर टैक्स वाला कह रहा है कि लायबिलिटी को आज ही बुक करो, मैंने कहा कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। डज दिस ब्रीच योर डेट कोवेनेंट? नो। व्हाई? बिकॉज bank is looking after your actual financials. There is no issue of going concern. Agreed? If there is a issue of going concern even after preparing the special purpose financial statement, then you need to consider. पर अभी जो तुमने एग्जांपल दी, तुम्हारी एग्जांपल भी बता दिया ना मैंने, आप ब्रीच कर दो डेट कोवेनेंट्स, ड्रास्टिकली ब्रीच कर दो, विल द बैंक डिमांड द मनी? नो। तो जब बैंक डिमांड ही नहीं करेगा पैसे, तो काहे की नॉन गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न का मतलब होता है ट्रू मीनिंग में नॉन गोइंग कंसर्न। लायबिलिटी को आज मैंने ज्यादा दिखा दिया तो वो स्पेशल पर्पस पे दिखा दिया, कोई मसले वाली बात नहीं है। बैक ऑफ द माइंड पे डू यू नो दैट दिस इज द कंपनी गोइंग कंसर्न? यस। हाँ, अगर लायबिलिटी दिखा रहे हो, टैक्स वाला बोल रहा है कि पेमेंट करनी है, तो बेटा जब आप वहां होते ना जनरल पर्पस में, वही नॉन गोइंग कंसर्न हो जाती। यहां तो दूर की बात है, पहले वहीं फारिग हो जाती कंपनी। यहां पे कब आ रहे हैं? जब वहां से निकल के आ रहे हैं। बात क्लियर है? तो मैं कहने का मकसद ये है कि यू नीड टू कंसिडर, बिकॉज यू हैव बीन प्लेस्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असेस, नॉट टू डिसाइड, टू असेस कि वेदर द कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न और नॉट। बस ये बात है। क्लियर है? तो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क है। अच्छा, अब यहां पे कंक्लूजन आया है, सो इवन इफ द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क इज नॉट बाइंडिंग द मैनेजमेंट टू डू अ गोइंग कंसर्न असेसमेंट, their special FS is still asserting it will be a going concern. Very good. क्या लिखा है इन्होंने? इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो असेस करे कि गोइंग कंसर्न है या, क्योंकि फ्रेमवर्क दरकार नहीं कर रहा। तो वो कह रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने जिस तरीके से बनाया है, वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये गोइंग कंसर्न है। तो आप तो मेरे ख्याल से असर्शन का ऑडिट करते हो, हाँ या नहीं? तो आप जब असर्शन का ऑडिट करते हो तो क्या इस दावे को एक्सेप्ट करोगे या चैलेंज करोगे? चैलेंज करेंगे। तो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी नीड टू चैलेंज। एक मिनट, अभी कंक्लूजन तो पूरा करने थे बहन का इधर। अच्छा, देयर स्पेशल एफएस स्टिल asserting that it being a going concern, so the auditor will be verifying that regardless of special purpose framework, it does not allow to dissolve the auditor's responsibility to assuring FS is true and fair view। यानी वो कह रहे हैं कि अगर फ्रेमवर्क आपको नहीं भी कह रहा तो वो ऑडिटर की जिम्मेदारी को खत्म नहीं कर देता, ये चेक करने के लिए कि क्या ये कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो एफएस अजर्ट कर रहे हैं कि हम गोइंग कंसर्न हैं। इसीलिए कहा गया कि आप देख लेना। एग्रीड? हाँ जानी पूछो। भाई ये कह रहा है जनरल पर्पस बना दिया, तो इसको पता भी नहीं लगा। अच्छा भाई, सवाल प्रश्न आया भाई मार्केट में, हम हर सवाल को एंटरटेन करते हैं। सही जी, बिकॉज वी आर एंटरटेनर। इधर प्लीज बताओ जल्दी भाई, एक सवाल है कि भाई हमने जनरल पर्पस बना दिया, आगे उसके बाद स्पेशल पर्पस बना रहे हैं, बारिश आ गई, पानी आ गया, आगे
अच्छा भाई बोल ले हम जनरल पर्पस बना रहे हैं, यहाँ पे स्पेशल पर्पस बन रहा है, इसका भी ऑडिट चल रहा है, इसका भी ऑडिट चल रहा है। जनरल पर्पस हो गया, साइन हो गया, मतलब जनरल पर्पस साइन हो गया, और साइन होने के 4 महीने बाद तुम स्पेशल पर्पस, भाई कहानी है, कुछ भी हो सकता है, डाल दो कहानी है भाई, कहानी भाई ने ये कही रिपोर्ट डेट तक जनरल पर्पस हो गए, एग्रीड। अब आपको कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन सिखाता हूं ना, बिफोर यू थ्रू द क्वेश्चन आस्क योरसेल्फ, हम ये बात करेंगे, ये कह रहे हैं कि सर मैं स्पेशल पर्पस बना रहा हूं, स्पेशल पर्पस बनाते वक्त मुझे पता लगा कि बारिश आ गई, सैलाब आ गया, तूफान आ गया, फैक्ट्री की बिल्डिंग तबाह हो गई, सही है, कोई रिकवरी नहीं है, विल यू साइन द रिपोर्ट स्टेटिंग दैट दिस इज द गोइंग कंसर्न? तो वो रिपोर्ट की सारी कहानी जो जनरल पे अप्लाई की थी वही स्पेशल पे अप्लाई करोगे। जनरल गई, उस पर तुम्हारी जिम्मेदारी वहां तक थी जब तक तुमने साइन की थी उस डेट तक, अब तुम आ गए स्पेशल पर्पस पे। व्हाट इज द इशू ऑफ सेइंग दिस इज अ नॉन गोइंग कंसर्न? बिकॉज अगर उसने जनरल पर्पस फ्रेमवर्क हो गया तो वो तो गया, उस पर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम उस वक्त तक तो तुम ये नहीं कह रहे कि तुम गलत थे, उस वक्त पे तुम सही थे, उसके बाद तुम स्पेशल पर्पस की रिपोर्ट साइन कर रहे हो, वहां पे तुम्हें पता लगा कि एक नेचुरल डिजास्टर आया, कंपनी तबाह हो गई और रिकवरी पॉसिबल, तो कंपनी को अकाउंट्स बनाने चाहिए नॉन गोइंग कंसर्न पे। अच्छा फ्रेमवर्क तो कह नहीं रहा, फ्रेमवर्क तो, पर मैं ये होने नहीं दूंगा। रीजन, आप नॉन करेंट में अपने एसेट्स को इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि वो रियलाइज नहीं हो सकते, गए वो, तो आप उसको बोलो सही करें। तो स्पेशल पर्पस की रिपोर्ट दे दी तुमने, गलत चीज साइन कर लोगे, क्लियर है? अच्छा जनरल पर्पस क्यों नहीं कर रहे? उस वक्त तुम नजूमी थे, तुम्हें पता आगे सैलाब आएगा, या उस वक्त तक सही है? हाँ हाँ बिल्कुल, जो रिपोर्ट तुमने अब तक नहीं दी है उसको तो सही बताओगे ना, पता चले कि ये तुम स्पेशल पर्पस वाली रिपोर्ट सही दे दो, क्लाइंट लेके घूम रहा है लोगों के पास, अबे देख ऑडिटर ने बिल्कुल सही बोला है, सैलाब के बाद भी भाई सही है, लोन दे दे भाई, सब सही है हमारे पास, तो वो तुम्हारी रिपोर्ट को यूज करके सब इनकैश कर लेगा। इसीलिए मैं अदर मैटर में कहता हूं कि मैंने एक और रिपोर्ट दी है, वो भी देख लियो, वो अलग है, ये अलग है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो ये हमने पूरी जो कहानी सीखी है वो हर रिपोर्ट पे अप्लाई होती है, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग जनरल पर्पस, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग स्पेशल पर्पस। तो पहले बताओ ऑनलाइन वालों, आप सब कहानी समझ आती है, बात समझ आती है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, क्लैरिटी है जल्दी? हाँ जी सारे बच्चों। अच्छा अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर असेसिंग, मैं सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी रीड कर रहा हूं, कहानियां तो चलो अपनी जगह हैं, बट एक आपको रीड भी करना चाहिए। मैंने कहा सम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंटेन्स एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजमेंट टू मेक फॉर द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ, यानी कह रहा है सम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो कहता है कि वो कहते हैं कि आप गोइंग कंसर्न असेसमेंट करो, and standards regarding matter to be considered and disclosures to be made in connection with the, for example, to assess entities ability to continue as a, अच्छा फिर कह रहा है डिटेल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असेस, लॉ रेगुलेशन भी बता सकता है, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ना, ये कह रहा है किसी और कानून में लिखा हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, क्योंकि हर किसी कानून को मैं यहां कवर, तो जिस जुरिस्डिक्शन में तुम बैठे हुए हो उसमें देख लेना कि क्या उसका कानून ये कहता है कि गोइंग कंसर्न असेसमेंट करो या ना करो। पहले बताओ बात समझ आ रही है? पर यहां पे जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है, और सर मैनेजमेंट की है क्योंकि वो एक बेहतर पोजीशन में होती है, देखो लिखा है मैनेजमेंट इज इन अ बेटर पोजीशन टू असेस टू मेक प्लान्स टू ओवरकम, उसके पास प्लान्स होते हैं, आप तो सिर्फ असेस करते हो क्या वो रीजनेबल है या नहीं है। अच्छा क्या अभी हम अनसर्टेनिटी पे आए हैं या अभी हम सिर्फ गोइंग कंसर्न पे हैं? अच्छा गोइंग कंसर्न पे होने का मतलब यह है जानिए कि अभी तो आप सिर्फ ये कर रहे हो कि ये देख रहे हो कि गोइंग कंसर्न है या नहीं है, अभी तो जिम्मेदारियां डिस्कस कर रहे हो। अच्छा ऑडिटर की जिम्मेदारी पता है क्या है? असेस करने की कि क्या मैनेजमेंट जो कह रही है वो सही है, यानी मैनेजमेंट की असेसमेंट रीजनेबल है या नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है, कोई आपको बोले ऑडिटर का जिम्मा लगा दो कि गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करे, गलत। ऑडिटर मैनेजमेंट की असेसमेंट करेगा कि वो रीजनेबल है या नहीं है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है, ओके। अब हम आगे चले,
असेसमेंट पीरियड, अच्छा अब सुनिएगा, हम ऑडिट कर रहे थे, अभी आगे और कनेक्टिविटी भी है ना इसमें। अच्छा पहले बताओ यहाँ तक की कहानियाँ क्लियर है ना? हम गोइंग कंसर्न का चैप्टर तो तकरीबन वैसे ही मुका चुके थे, पर उसकी डिटेलिंग कर रहा हूँ आज बस और ज़्यादा डिटेल में। आगे हमने ये कहा कि आप ऑडिट करने लगे, सर मेरा क्वेश्चन देख ले, मटी अनसर्टेनिटी भी बताएंगे, तो ये देख तो लिया क्वेश्चन, इसमें क्या बताऊं, अनसर्टेनिटी भी बताएंगे, मतलब भाई अनसर्टेनिटी पे पहुंचा मैं, मैंने अभी आपको क्या बोला, ये तुम्हारा सवाल देख के बोला था ना आसान मैंने, कि अनसर्टेनिटी पे पहुंचा हूं मैं, अनसर्टेनिटी पे पहुंचेंगे तब की तब बात करेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं जिम्मेदारियां किसकी हैं, फ्रेमवर्क क्या कहता है, वो सारी चीजें, अनसर्टेनिटी पे भी आते हैं, आगे सुनिएगा। अच्छा देखो मैंने तुम्हारे लिए किया ही है, ये एक पूरी समरी है, यस नो यस नो यस नो, ये होगा तो यहां निकल जाना वरना आगे बढ़ जाना, ये होगा तो यहां निकल जाना वरना आगे बढ़ जाना, तो ये पूरी एक समरी है, सही है। इस पे आते हैं, इस पे आते हैं, पर पहले ज़्यादा डिटेलिंग कर लेता हूं मैं, सही है। ये तुम्हारे लिए समरी है, तुम्हें पेपर में हेल्प करेगी डिज़ाइन करने में, कि या डिसाइड करने में, प्रोसीजर डिज़ाइन करने में कि क्या करना है इसके आगे। तो हो सकता है ऊपर के 5 चीज़ें हो चुकी हो, तुम छठी पे हो, तो इसके आगे सोच लेना। यस नो विल हेल्प यू टू डिसाइड कि तुम्हें अब करना क्या है आगे, सही है। इधर देख लो अभी जल्दी से, बुक में है ये चार्ट, नहीं है जानी, अभी तो बताया ना तुम लोगों के लिए नया नया ताज़ा ताज़ा हिसाब किताब है। आगे चलें, अच्छा भाई वापस यहाँ आ गए, असेसमेंट पीरियड, प्लीज सुनिएगा बच्चों तुम्हारे लिए सुनो। मैंने ये कहा कि जब मैं किसी कंपनी का ऑडिट करने जाता हूं ना, तो ऑडिटर को कहा जाता है, ये मीटिंग एंड क्यों हो गई भाई, एक मिनट रुकिएगा, ये मीटिंग एंड हो गई है। ये किसी बेवकूफ़ ने क्लास लगाई होगी और चलो खैर, जानी स्क्रीन आ गई, ये बता दो ओके। अच्छा जी चलें, स्क्रीन आ गई, सॉरी भाई ये किसी बेवकूफ़ ने क्लास, आपने रिमूव क्यों कर दिया सर? अबे भाई नहीं किया रिमूव भाई मैंने, यार खुद ही कैंसिल हो गई थी क्लास। इधर इसका हिसाब तो मैं क्लास के बाद जाके करता हूँ, पहले अभी हम अपना हिसाब किताब कर लेते हैं। इधर प्लीज़, मतलब ये आपको पता लग जाएगा कि बाद में हुआ क्या है। इधर खैर, असेसमेंट पीरियड, असेसमेंट पीरियड की बात कर रहे हैं हम, मोमेंटम खराब हुआ ना या मज़ा खराब हो गया, अभी अच्छे से हम असेसमेंट पीरियड पे थे। खैर 1 मिनट रुक जाते हो ताकि बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लें, 1 मिनट बस। अच्छा पहले ये बता दो, सो फार यहाँ तक की क्लैरिटी है ना, जनरल पर्पस स्पेशल पर्पस, आप पूछें कन्फ्यूजन। नहीं करंट एसेट में आएगा, बट वैल्यूएशन भी चेंज होगी। क्यों नहीं आएगा? अगर कंपनी 1 साल में बंद हो रही है, एनआरवी पे आ जाएगा, वो बिकेगा तो वो करंट में आ जाएगा ना, क्योंकि यू कैन नॉट रियलाइज योर एसेट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो लिखा हुआ भी था। नॉर्मल ऑपरेशंस में आप उसको रियलाइज नहीं कर सकते, रियलाइज का मतलब होता है यूज होते 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 आपको कमा के देगा, पर अब तो कंपनी बंद हो रही है तो अब तो वो नहीं कमा के देगा, तो आपने उसको किस पे रखना है, उस वैल्यू पे जो अगले साल मिलेगी, और वो क्या होगी, एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो हम उसी पे ले आएंगे उसको। अच्छा जी, वो यस नो वाली भेज दीजिएगा। अच्छा वो भेज दूंगा भाई तुम्हारे लिए, ये को मैं थोड़ी ना याद करूंगा उसको, इधर तुम्हारे लिए, इधर सुनो। अच्छा वापस से बच्चे आ गए यहाँ पे, सुने इधर प्लीज फोकस के साथ। अब जरा कहानी सुनाता हूं ताकि ये वाली चीज पे भी कनेक्ट कर दूंगा मैं तुम्हें, सुनना। ऑडिटर को ये कहा गया, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऑडिटर को ये कहा गया जब आप इदारे में एंटर होते हैं ना, तो आप इदारे का ऑडिट शुरू नहीं करते, आप रिस्क असेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि आप जो होमवर्क्स आएंगे ना, वो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा परे होंगे, मुश्किल होंगे, क्योंकि उसमें रिस्क में भी गोइंग कंसर्न के रिस्क भी आ जाएंगे, सही है। आगे जाऊँगा फ्रॉड भी आ जाएगा, आगे जाऊँगा रिलेटेड पार्टी भी आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें मिला दूंगा आगे जाके, फिर तुम कहलाओगे असल ऑडिटर, पर वो भी रिस्क असेसमेंट वाले। काम करना तो फिर भी नहीं सिखाया, इसके बाद सिखाऊंगा कि उसको ऑडिट
कैसे किया जाता है। तो फिर अब गेम तो तब शुरू होगी असल, पर खैर अगेन हम मतलब उसके लिए तैयारी हो रही है आगे। मैंने ये कहा कि जब आप किसी कंपनी में ऑडिट करने जाते हैं वो बोलता है अंडरस्टैंड करो एंटिटी को, इन्वायरमेंट को, इंटरनल। मैंने कहा यार आप मेरी जिम्मेदारी लगा रहे हो कि आप रिस्क असेसमेंट करो, मतलब आप गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करो कि गोइंग कंसर्न कंपनी है या नहीं है। उसके लिए कोई तरीका बताओ ना कि मैं क्या करूं कि जो मुझे पता लग जाए कि कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है। मैंने कहा बात नहीं समझ आ रही। मैंने कहा वापस से, मैंने कहा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आप मुझे कहते हो कंपनी में रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए आप अंडरस्टैंड करते हो एंटिटी को, उसके एनवायरनमेंट को, उसके इंटरनल कंट्रोल को, तुम्हें रिस्क पता लगते हैं, तो मैं और क्या करूं कि मुझे गोइंग कंसर्न का रिस्क पता लग जाए। उसने बोला वही करो जो कर रहे थे, वही रिस्क असेसमेंट। मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड करो, इंस्पेक्ट करो, वहां पे हो सकता है लिखा हुआ दिख जाए कि एक कस्टमर है मेजर कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है। तो मैंने कहा और क्या नहीं, बस बोला हाँ इंस्पेक्शन, तुम्हें इंस्पेक्शन से ही पता लगेगा, बट वो चीज ऐसी होगी जो अलामत होगी गोइंग कंसर्न की। तो बोला नॉर्मल रिस्क असेसमेंट को इससे अलग नहीं करो, इसी का पार्ट है, पर हालात वाकयात थोड़े खतरनाक होंगे, इवेंट्स और कंडीशंस थोड़ी खतरनाक होंगी जो ये सजेस्ट करेंगी कि कंपनी का रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न है। मैंने कहा और 2-3 बताओ। मैंने कहा तुम एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहे थे, हाँ या नहीं? तुम्हारे सारे की रेशियोज एडवर्स हो जाएं, यानी डेट टू इक्विटी खराब, करंट रेशियो बेकार 1 से नीचे, इंटरेस्ट कवर रेशियो एक टाइम भी नहीं है, तो ये जो रेशियोज हैं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कंपनी के गोइंग कंसर्न के मसले हैं, कंपनी के कंटिन्यूड लॉसेस, नेगेटिव इक्विटी, ये इस बात की अलामत है, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोस, ये इस बात की अलामत है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट। दैट इज वाई हम कह रहे हैं कि कंपनी का रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न है। मैं अगेन रिस्क कह रहा हूं क्योंकि मैनेजमेंट के पास प्लान हो सकता है ओवरकम करने का, अनलेस अदरवाइज मैनेजमेंट डिसाइड्स टू लिक्विडेट, सीज ऑपरेशन और ultimately do not have alternative realistic to do so otherwise। तो मैंने कहा यार बस ये करना, बोल रहे हाँ यार जो कर रहे थे वही करो ना, अभी जो सीख के आए यार पूरी रिस्क असेसमेंट में वही तो है। बोल रहा है पर हालात वाकयात मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर ये हो उसी रिस्क असेसमेंट में तो गोइंग कंसर्न का मसला निकल सकता है। जैसे कि एडवर्स की रेशियो समझ आता है, हाँ या नहीं? अच्छा इंस्पेक्शन समझ आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स इंस्पेक्ट कर रहे थे, आपको पता लग गया, हाँ या नहीं? अच्छा एक और चीज़, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मीटिंग कर रहे थे गवर्नेंस से, हमने बोला कि यार कोई ऐसी चीज़ बताओ, ईयर एंड के बाद ऑडिट चल रहा है ना, ईयर एंड के बाद दोस्त शाविद गवर्नेंस से मीटिंग करने गए, हमने पूछा यार आप थोड़ा सा, हम आपको अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं कि यही हम करेंगे। मैंने कहा आपकी नॉलेज में क्या चीज़ें हैं? तो डायरेक्टर आपको इंक्वायरी के वक्त कहता है कि यार हमारी एक फैक्ट्री है XYZ एरिया में, वहाँ पे जो है ना मतलब ऑब्वियसली कोई हमले वगैरह हुए थे तो वो तबाह हो गई है। अच्छा तो मैंने कहा यार एक ही फैक्ट्री थी? बोला हाँ। तो ये मुझे किसने बताया? डायरेक्टर ने। इंक्वायरी पे पता लगा? तो इंक्वायरी पे नॉर्मल भी तो पता लगता है कि कॉम्पिटिटर आ गया है, तो नहीं कॉम्पिटिटर एक तो एनवायरनमेंट से पता लगता है, और मैंने रेशियो एनालिसिस किए थे, सुनना एनालिटिकल प्रोसीजर। मैंने कहा तुम्हारा मार्जिन कम हो रहा है, खैरियत? तो फिर इंक्वायरी कर रहा हूँ ना। अच्छा मैंने कहा मार्जिन कम हो रहा है, तो कह रहा है यार मार्जिन इसलिए कम हो रहा है क्योंकि कॉम्पिटिटर कंटिन्यूसली एक प्राइस प्रेशर डाल रहा है। तो मैंने कहा ये तो आपका एनआरवी का रिस्क है, ये तो, पर ये आपको इंक्वायरी से और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके पता लगा, इंक्वायरी तो किया ना। तो इंक्वायरी भी एक रिस्क असेस करने का तरीका है कि क्यों कम हो गया। रेलेवेंट इंक्वायरी करोगे तो रिस्क मिलेगा, रेलेवेंट इंक्वायरी नहीं करोगे रिस्क नहीं मिलेगा। अभी तो मैंने आपको वो ले सवाल नहीं करवाए एनालिटिकल में जो वो पूछ सकता है कि एनालिटिकल करके दे दिए, बोलेगा बताओ क्या सवाल करोगे, तो वो वाली बात पे आते हैं। खैर अभी वो तो चल रहे ना आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता। सुनो अच्छा मुझे बताओ इंक्वायरी से पता लगा, चलें एक कि एक आईटी कंपनी है, एक आईटी कंपनी। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अच्छा रिस्क असेसमेंट, नॉर्मल रिस्क असेसमेंट अलग है, गोइंग कंसर्न की अलग है, या साथ साथ है? उसमें ये छुपा हुआ होगा, ये बातें जो सजेस्ट करेंगी कि नॉर्मल रिस्क और गोइंग कंसर्न के रिस्क में फर्क, इसको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स। क्या कहते हैं?
अच्छा, कुछ रिस्क फैक्टर इन्वेंट्री को निकलेंगे, कुछ इम्पेयरमेंट को निकलेंगे, कुछ आपकी सेल्स को निकलेंगे, कुछ आपकी रिसर्च की अंडर स्टेटमेंट को, क्लासिफिकेशन को, व्हाटसोएवर। कुछ पे कंट्रोल रिस्क होते हैं कि कंट्रोल गायब कर दो तो ये रिस्क होगा। भाई वो सारे रिस्क अपनी जगह हैं, पर मैं कह रहा हूं इन सारी चीजों में एक और रिस्क छुपा हुआ है, गोइंग कंसर्न। तो सारे रिस्क फैक्टर्स ही होते हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है रिस्क की वजह। तो उन रिस्क की वजूहात में एक गोइंग कंसर्न भी तो हो सकता है ना। वो कह रहा है अवेयर रहना, अलर्ट रहना कि क्या तुम्हें ऐसे हालात वाकया दिखते हैं। जब मैं अपनी EY की फाइल को फिल आउट कर रहा होता हूँ ना रिस्क असेसमेंट के लिए, वो मुझे सबसे पहले सवाल पूछता है, आर देयर एनी इवेंट्स और कंडीशंस दैट सजेस्ट दैट एंटिटी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू एज अ। अच्छा, फिर नीचे सवालात आते हैं मेरे पास, जैसे कि एडवर्स की रेशियोज में सारे रेशियो निकालता हूँ। अच्छा, हमारा तो AI ऐसा है, मैं अकाउंट्स फेंकता हूँ सॉफ्टवेयर में, वो सारे रेशियो टक टक करके सामने दे देता है, बोल रहा असेस कर ले बस। EY तो EY, यू नो इधर। अच्छा खैर सुनो, अब सारे रेशियोज आ गए, मैं ये देख रहा हूँ कि कोई एडवर्स की रेशियो नहीं है, मैं नो टेक कर दूंगा, एग्रीड। ये क्या चल रही है, रिस्क असेसमेंट क्या चल रही है। अच्छा, तो मैंने वैसे रेशियोज नहीं निकाले होंगे, निकाले होंगे। अच्छा, GP मेरा कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है फिर मैं पूछूंगा व्हाई योर GP हैज बीन रिड्यूस्ड, आर योर कॉस्ट हैज बीन इंक्रीज और यू आर रिड्यूसिंग योर सेलिंग प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर रहे हो तो NRV का रिस्क आया भाई, यहीं से तो पता लग रहा है, असेसमेंट कर रहा हूं। अच्छा, जब मैंने रेशियोज निकाले तो एडवर्स आ गए। अब मैंने बोला अच्छा, फिर मेरी नजर गई लोन पे। अच्छा, लोन भी आ रहा है FS में। मैंने कहा भाई अब गोइंग कंसर्न का रिस्क है, ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंस, वेरी गुड। अब आ गया रिस्क, तो नॉर्मल से अलग है, वही कर रहा हूं, वही रिस्क असेसमेंट, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर पर, उसमें से ये अलग कर रहा हूं थोड़े से। आगे सुने, एक IT कंपनी का ऑडिट कर रहा था मैं, वहाँ पे उन्होंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी। जो उनका हेड IT था, जो सारे प्रोग्राम डेवलप करता था अपनी टीम के साथ, उसका उन्होंने सब्स्टिट्यूट नहीं बनाया, उसका उन्होंने सब्स्टिट्यूट, अच्छा उसने कर दिया रिज़ाइन। अच्छा, आई थिंक देयर इज अ कंडीशन दैट सजेस्ट कि कंपनी अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। कैसे? तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट आ जाए तो बना लेंगे ना। कौन बनाएगा? कोई भी नहीं, बंदा ही नहीं है उसके पास। तो वो जो की स्टाफ था जिसके पास ये स्किल थी, वही निकल गया। अब आगे सुनो, प्लीज सुनना। हाँ, की एम्प्लॉय चला गया। अब सुनो, कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा कंपनी को कि अपने ऑपरेशन सीज करो। बोले कि भाई वी हैव एन ऑल्टरनेटिव, वी हैव अ प्लान। हम लिक्विडेट नहीं कर रहे, ऑपरेशन को सीज नहीं कर रहे हम। तो आप तो नॉन गोइंग कंसर्न की बात तब करो जब वी हैव नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव। अभी सिखाया, पर हम कह रहे हैं भाई हालात वाकयात ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका एक की एम्प्लॉय चला गया और आप अब ये काम नहीं कर पाएंगे। उसने बोला कोई मसला नहीं है, देख लो इंटरव्यूज़ किए अभी आ रहे हैं, उनसे वही मछलियाँ लेके आ रहे हैं, 2-3 लेके आ रहे हैं लोग, पैसे ज़्यादा देंगे उनको, कोई मसले वाली बात नहीं है, पर हम गोइंग कंसर्न हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, गोइंग कंसर्न है तो क्या मेरा शक गलत था या सही था? तो ये फैक्टर है ना जिसने आपको सोचने पे मजबूर किया। अच्छा, आप इंपोर्ट करके माल बेचते हैं और इंपोर्ट पे बैन लग जाए फॉरेन करेंसी की वजह से, यानी कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर की वजह से, तो एनवायरनमेंट से पता लग सकता है ना, हाँ या नहीं? तो ये क्या ऑब्जर्व किया? यस, ऑब्जर्वेशन है भाई, ऑब्जर्वेशन है। नहीं हो सकता भाई, अब मैं बोलूंगा क्लाइंट को भाई कहाँ से बेचेगा आगे, उसने बोला भाई आप नहीं सिखाएं, वी हैव अ प्लान, हम करेंगे। तो अच्छा, क्या उसके प्लान को मान लूँ या उसको चेक करूँ? अच्छा, अब गेम यहाँ से शुरू होती है। हमने कहा कि भाई क्या होगा प्लान? उसने बोला भाई लोकल मैन्युफैक्चरर है, उससे खरीद के बेचेंगे, वही क्वालिटी। हमने कहा सही है, एग्रीमेंट दिखा दो, है ना। अच्छा, क्या आपके कस्टमर एक्सेप्टेंस है? ये दिखा दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न? यस। तो क्या हमारा शक गलत था? नहीं। वो कह रहा है रिस्क असेसमेंट में आपके रिस्क फैक्टर छुपे होंगे जो सजेस्ट करेंगे कि कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, बट यू डोंट नीड टू कंक्लूड, यू नीड टू आस्क मैनेजमेंट कि आपका क्या कोई प्लान है या नहीं है। पहले बताओ, कहानी समझ आती है? ये मल्टीपल फैक्टर। अच्छा, आप बेचते हो, जब, प्लीज सुनेगा, अच्छा चेक करेंगे बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, एक सवाल आया आफ्ताब अहमद का, सर अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो और फैक्ट्री किसी वजह से तबाह हो जाए, हो गई, और इंश्योरेंस क्लेम 4.5 महीने में आएगा, ये हमने किया हुआ है पहले, कंपनी वापसी ऑपरेशनल होने में 2 साल लगेंगे, एज द कंपनी गोइंग कंसर्न होगी या नॉन गोइंग? भाई गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न का मतलब चलती रहेगी। तो हम तो ये कह रहे हैं ना, ये तो हमने पहले बात की हुई है यार, मतलब ऐसी ही बात की हुई है। आगे चलें, आगे हमने ये कहा, आगे
मैंने कहा कंपनी एक्सपोर्ट करती है और ऑब्वियसली व्हाट्सोएवर रीजन की वजह से जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करती है उसने बैन लगा दिया, क्योंकि हम तो मना नहीं करेंगे ना एक्सपोर्ट करने से, हमारे तो रिजर्व अच्छे होंगे। अच्छा, उस कंपनी ने बैन लगा दिया, क्यों? क्योंकि वो कह रही है हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो आउट हो रहे हैं। अब बताओ क्या रिस्क है? अच्छा, हम बोलेंगे भाई अब कहाँ बेचोगे? उसने बोला कोई मसले वाली बात नहीं, हम लोकल बेचना शुरू कर देंगे। तो मैंने कहा भाई यकीन तो नहीं है, दिखा दो कैसे बेचोगे, कैश फ्लो कैसे आएंगे, वो सारी चीज़ें। अच्छा, ये सारी बातें जो मैंने कही ये आपको इंक्वायरी से पता लगी, इंस्पेक्शन से पता लगी और ऑब्जर्वेशन से पता लगी। एग्रीड? अच्छा, इसको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या कहते हैं? क्या ये नॉर्मल रिस्क असेसमेंट का ही पार्ट है? यस, नॉर्मल रिस्क असेसमेंट में खुद ही एलिवेट होकर सामने आ जाएगा। एग्रीड? पक्की बात है। आगे सुने। अच्छा सर, 2 साल तक ऑपरेशन नहीं होंगे तो कैसे गोइंग कंसर्न होगा? बेटा 2 साल तक ऑपरेशन मतलब ऑपरेशंस नहीं चलेंगे, कंपनी बंद हो रही है, ऑपरेशनल है। कंपनी की बात कर रहा हूं, बिजनेस की बात नहीं कर रहा, कंपनी की बात कर रहा हूं। कंपनी चलती रहेगी। कंपनी कह रही है कि भाई सही है 2 साल लगेंगे। पहले तो एक इररिलेवेंट बात की तुम लोगों ने, जो पहले भी मैंने बताया था कि 2 साल तक ऐसा नहीं हो सकता कि क्लेम ही ना आए। हम पागल के बच्चे थे कि हमने इंश्योरेंस कराया हुआ है, 2 महीने 3 महीने में पैसे आ जाते हैं। और इवन मैंने अपने इंश्योरेंस क्लेम्स कराए हैं भाई कार के एक्सीडेंट के बाद, उसमें सीधा सीधा विद इन अ वीक पेमेंट आ जाती है, कोई इशू वाली बात नहीं होती है, क्योंकि उसको पता होता है कंपनी के ऑपरेशंस को हैच करने के लिए ही इंश्योरेंस होता है। पर तुम्हारी हाइपोथेटिकल एग्जांपल में अगर मैं मान भी जाऊं कि 2 साल बाद पैसे आएंगे, कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, बंद नहीं हो रही। बंद होने का मतलब होता है कि कंपनी गई। क्या कंपनी बंद हो रही है? चलती रहेगी। यू कैन नॉट कॉल इट अ गोइंग कंसर्न इशू, बट यस दिस फैक्ट विल बी डिस्क्लोज इन द एफएस एंड यू विल गिव एम्फेसाइज। और अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी होता तो मटीरियल अनसर्टेनिटी में आ जाता, तो आप उसको कन्वे लाजमी करेंगे, बट आप हरगिज ये नहीं कहेंगे कंपनी। देखो, नॉन गोइंग कंसर्न का मतलब क्या? कंपनी बंद हो रही है। क्या कंपनी बंद हो रही है या कंपनी रिवाइव होगी? अच्छा, क्या आप ऐसे ही कह रहे हो या हैव यू सीन द प्लान? आपने इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट देखे, उसकी एक्नॉलेजमेंट देखी, तब जाके हाँ, अगर इंश्योरेंस कंपनी कह रही है निकलो नहीं है क्लेम, फिर अब नॉन गोइंग कंसर्न है, अब गई कंपनी, अनलेस के शेयर होल्डर बोले मैं पैसे डालूंगा या जो भी है, कंपनी अब नॉन गोइंग कंसर्न है। तो देखो कंक्लूजन पे नहीं जाएगा, तो पहले समझो बात को। सवाल भी खुद पूछ रहे हो तो पहले सोचो कि पूछा क्या है, कि 2 साल बाद पैसे मिलेंगे। भाई अगर 2 साल बाद पैसे मिलेंगे, कंपनी बंद हो रही है क्या? नहीं हो रही, कंपनी चलती रहेगी। कंपनी चलती रहेगी, हाँ, उसके ऑपरेशन रिवाइव कब होंगे? अब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कंपनी नॉन गोइंग कंसर्न है, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, चलता हुआ है, सही है। हाँ, अब लॉसेस है, नहीं हो रहे, ऑपरेशंस नहीं होंगे, पर ये नहीं कह रहा कि कंपनी लिक्विडेट हो रही है, ऑल्टरनेटिव नहीं है कोई, सब है। इसलिए हम कहेंगे सारी चीजें नॉर्मल रिपोर्ट होंगी। अच्छा भाई, अब उसने दूसरी बात कर ली, सर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग ले आई है, एक बिल्डिंग हो और उसको कंस्ट्रक्ट होने में 2 साल लगेंगे और कंपनी के ऑपरेशन ही तब होंगे जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, तो भाईजान कंपनी स्टिल इज अ गोइंग कंसर्न, पैसे हैं उसके पास तभी। अब एक स्टार्टअप कंपनी है, तुम उसको नॉन गोइंग कंसर्न कहोगे? वो तो अभी स्टार्ट नहीं हुई, भंगी तुमने उसको उड़ा दिया। कहने का मतलब है उसके पास पैसे होंगे, कैश, मतलब ऑपरेशंस। सिर्फ हर स्टार्टअप कंपनी में लॉस आ रहा होता है, तो क्या वो नॉन गोइंग कंसर्न है? आप देखते हो कैश कितना अवेलेबल है, क्या वो अगले साल सर्वाइव करेगी? बिल्कुल करेगी, हम तो ये कह नहीं रहे नहीं करेगी। तो दिमाग को थोड़ा एक्सेप्टेबल रखो और रियल लाइफ सोचो। सिर्फ ये नहीं कि आपने बोला कि भाई अब देखो वो कह रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट, सवाल उसने पूछा कि बिल्डिंग बनने में 2 साल लगेंगे, तो भाई बिल्डिंग बन रही है तो CWIP आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि मेरे ऑपरेशन चल रहे हैं, मैं तो ऑपरेशन शुरू करूंगा, तो अभी तो शेयर होल्डर पैसे डाल रहा है, तो कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब ये कि जब बिल्डिंग बन रही है उसको बनाने के पैसे हैं, यस मैं डाल रहा हूं पैसे। हाँ, इसको नॉन गोइंग कंसर्न के जुमरे में लाना चाहते हो तो एक बात है, बोलो पैसे खत्म हो गए, शेयर होल्डर पर्सनली तबाह हो गया, अब बिल्डिंग वहीं रुक गई, अब नॉन गोइंग कंसर्न के इशू पर ये फैक्टर है जो तुम्हें बताएगा कि ये नॉन गोइंग कंसर्न है। पर मेरली जस्ट कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग एंड वेटिंग फॉर द ऑपरेशंस टू बी कंडक्टेड इज नॉट अ इशू ऑफ गोइंग कंसर्न। पहले बताओ बात समझ आती है? तो 2 अलग अलग मसलों पे बातें की हमने। आफ्ताब जल्दी बताओ, बात क्लियर है? यानी तेरी बिल्डिंग वाली बात भी हो गई यहाँ पे, जल्दी। हाँ भाई, एक बिल्डिंग है, उसको कंस्ट्रक्ट होने में 2 साल लगेंगे और कंपनी के ऑपरेशन ही तब चालू होंगे,
तो बात समझ आ गई कि बिल्डिंग अगर ऑपरेशनल नहीं भी है तो हम वेट करेंगे ऑपरेशंस के स्टार्ट होने का। तो क्या कंपनी बंद हो रही है, या वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम? और क्या पैसे हैं हमारे पास? यस, कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। हाँ, अब आप बोलो ऑपरेशन शुरू हुए, वो भी नहीं चल रहे, अब पैसे नहीं है, अब क्या होगी? वो रिस्क ऑफ नॉन मैं आप बोलो, आप ये नहीं बोलेंगे कभी कि नॉन गोइंग, आप बोलेंगे रिस्क ऑफ नॉन गोइंग कंसर्न, क्योंकि वी आर नॉट द वन हु विल डिसाइड, मैनेजमेंट इज द वन हु विल डिसाइड एंड प्रूव यू कि वी आर अ गोइंग कंसर्न और नॉट। चले, मैं तुम्हारा सवाल लेता हूं खाली यहां पे। अच्छा, मींस कंपनी 2 साल तक लॉस में ही रहेगी फिर तो? हाँ, तो रहने दो, तो शेयर होल्डर पैसे डाल रहा है ना, बैकिंग है। हाँ, अगर इसी बात पे मैं बोलूं शेयर होल्डर ही फारिग हो गया है, फिर गोइंग कंसर्न का रिस्क है। क्यों? क्योंकि जिस ऑपरेशंस को वो चलाना चाह रहा है वो कभी कंप्लीट। अच्छा, मैनेजमेंट इस पे भी आपको बोल सकती है आप नहीं होते डिसाइड करने वाले, हम करेंगे। उसने बोला हमने एक फाइनेंसिंग बैंक की अरेंज की है, उससे पूरा करेंगे, तो क्या एग्रीमेंट देखेंगे? अच्छा, अब वापस गोइंग कंसर्न का मामला हल हो गया, हाँ या नहीं? अच्छा, अब सुनना, हम बैंक के पास गए, हमने ये एसेट गिरवी रखवा दिया। अच्छा, अब मैंने कहा यार ऑपरेशंस चलेंगे नहीं चलेंगे, सेल होगी नहीं होगी, अनसर्टेनिटी। अब क्या आ गई? तो क्या कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है? गोइंग कंसर्न होना अलग बात है, मटीरियल अनसर्टेनिटी होना। तो पे कहानियां बनाते रहो कि जैसे सिचुएशन होगी वैसे सोचूंगा, सही है? और भाई कोई और जिला विला डालना तो डाल दो सवाल में, सही है भाई? बिल्डिंग भी हो गई। चले, एक ऑफ द टॉपिक सवाल है। अच्छा, पीडीसीएल इतने लॉसेस में क्यों रहती है? आपने बेटा देखा ही गलत है। पीडीसीएल का प्रॉफिट है 5 बिलियन, सही है? आप ग्रुप अकाउंट्स देख रहे हो, भंगी देख भी गलत रहा इधर। सुनो, अबे वो ग्रुप अकाउंट्स देखे, बोला पीडीसीएल लॉसेस में क्यों रहती है? अबे पीडीसीएल लॉस में नहीं है, पीडीसीएल का रिपोर्टेड प्रॉफिट 5 बिलियन है, 5 बिलियन, सही है? हाँ, ग्रुप अकाउंट्स लॉस में है। वो किस वजह से होंगे फिर? सब्सिडी की वजह से नहीं, जो भी है किसकी वजह से होंगे? सब्सिडी की वजह से। पर पीडीसीएल इज इन प्रॉफिट, पीडीसीएल इज इन प्रॉफिट। चलें, अच्छा सर, गोइंग कंसर्न सिर्फ प्लान पर डिपेंड होती है या उनके प्लान अचीव होने पर डिपेंड नहीं करती? बताओ भाई, गोइंग कंसर्न क्या प्लान बना के तुम्हारे मुंह पे मारूं तो मान जाओगे, या उसको पहले वेरीफाई भी करना है? तो प्लान पे डिपेंड करती है या प्लान की एक्चुअलाइजेशन पे? एक्चुअलाइजेशन पे। भाई ये तो यार बचपन से सीख रहे हैं यार इधर। अच्छा भाई, अब अली मोहम्मद इमरान वली वाला कह रहे हैं कि सर हम फिनटेक का कोर्स कैफ कंप्लीट होने से पहले कर सकते हैं। बेटा तुम ऑडिट हो नहीं रहा तुमसे, तुम फिनटेक की बात कर रहे हो। पता है भंगी फिनटेक में होता क्या है? इधर पहले ये सीख ले भाई, गोइंग कंसर्न तुमसे हैंडल हो नहीं रही, बिल्डिंग है तबाह कर रहे हो, बोल रहा है बिल्डिंग बन रही है, ये तुमसे हो नहीं रहा, तुम फिनटेक पे पहुंचा हुआ हो भंगी यहाँ पे। इधर चलें जी, अब वो कह रहा दिल की बात कह दी सर आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, अच्छा आप प्लीज फोकस के साथ, इधर फोकस। चलें, अच्छा पहले बताओ क्या ये असेसमेंट क्लियर है? अच्छा, आप ऑडिटर को कहा गया जब ये असेसमेंट चल रही थी, मैंने इसमें से मल्टीपल रिस्क निकाल के तुम्हारे सामने रख दी है, एग्रीड? ऐसा ही है। अच्छा, जब मैंने मल्टीपल रिस्क निकाल के तुम्हारे सामने रख दी है और मैंने कहा कि यार ये मेरे रिस्क फैक्टर्स हैं, अब मैं गया मैनेजमेंट के पास, मैंने मैनेजमेंट को कहा अच्छा ये रिस्क असेसमेंट का पार्ट है पूरा, मैंने मैनेजमेंट को कहा हैव यू, अच्छा ये सारी चीज़ें पता होने के बाद इसमें कोई ना कोई चीज़ मुझे पिक हो गई, लॉस ऑफ अ कस्टमर, की एडवर्स रेशियोज, या जो भी है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई चीज़ ऐसी सामने आई जो मेरे ऑपरेशंस को इफेक्ट कर रही है। अच्छा, जो मैंने आपको वो रेगुलेटरी वाली एग्जांपल दी थी, रेगुलेटरी वाली कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ब्रीच हो रहा था, क्या वो भी गोइंग कंसर्न का जा सकता है ना? हाँ, तो देखो फैक्टर्स कुड बी एनीथिंग, आपने सिर्फ अवेयर रहना है। अब आगे सुनो, ये रिस्क असेसमेंट। अच्छा ये अब एक और चीज़, ये जो रेगुलेटरी चीज़ आपको पता लगती है ना, ये आपको पता लगती है जब आप लॉज एंड रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं जो कंपनी पे अप्लाई हो रहे हैं। एक बंदा इज नॉट अवेयर अबाउट द लॉज एंड रेगुलेशन दैट आर एप्लीकेबल टू अ कंपनी, वो कभी भी रिस्क नहीं निकाल सकता। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपनी के ऊपर कौन से कायदे कवानीन लागू होते हैं, और वो हमने इनिशियल रिस्क असेसमेंट में सीखे कि कौन सा लॉ एंड रेगुलेशन इस पर लग रहा है, तो वो वहीं से ही। अच्छा, हमने तो ये देखा था कि सर एक कानून था कि पीडीसीएल को अपने रेवेन्यू का इतना % रॉयल्टी देनी होती है पीडीए को,
वो नहीं बुक हुआ तो वो तो अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस का रिस्क था। पर कुछ कायदे कवानीन ऐसे होते हैं जो गोइंग कंसर्न पे मामलात को लेके जाते हैं, जो लाइसेंसिंग अरेंजमेंट की प्रीमाइज होती हैं, बेसिस होती हैं, जैसे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। तो वो कानून में नहीं लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, पर क्या वो नॉर्मल रिस्क में कन्वर्ट हो गए गोइंग कंसर्न, सब्जेक्ट टू के वो ब्रीच हुआ हो। अच्छा आगे, जब आपको ये सारे फैक्टर्स पता लग गए, आप मैनेजमेंट के पास जाते हो, आप मैनेजमेंट को बोलते हो हैव यू डन एनी सॉर्ट ऑफ गोइंग कंसर्न असेसमेंट। ये इंक्वायरी है, ये क्या है? अच्छा, आप मैनेजमेंट के पास गए, हैव यू डन एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न। मैनेजमेंट का जवाब आता है नो। अगर तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे देन हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। भाई इफ यू हैवंट असेस्ड देन आपने गोइंग कंसर्न पे कैसे बना लिए, यानी आपको कुछ पता ही नहीं है। बात समझ आ रही है? यानी आपको कुछ, अच्छा तो वो बोलेगा यार हाँ एज सच तो कुछ नहीं है। मैंने बोला अब आओ मैं तुम्हें गिनवाना शुरू करता हूं। तुम्हारे की एडवर्स रेशियोज हैं, तुम्हारा जो रेगुलेटरी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो ब्रीच होने लगा है। अब बताओ इस पे क्या किया। अब वो कहेगा यार असेसमेंट तो की नहीं है, असेसमेंट तो यार हम तो बोला अवेयर ही नहीं थे। तो मैंने कहा भाई अब करो, यानी आप रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट से कि इफ यू हैवंट परफॉर्म योर असेसमेंट अब आप असेसमेंट करें, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। मुझे तो रिस्क फैक्टर दिखें, हो सकता है आप किसी प्लान के साथ आ जाओ मेरे पास, है या नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा मैनेजमेंट असेसमेंट करके लाई और मैनेजमेंट ने कहा कि मैं जी वही एग्जाम्पल से एग्जाम्पल निकाल रहा है कि यार हमने ये मसला निकाला था, प्लीज़ सुनना, हमने ये मसला निकाला था कि भाई आपका की कस्टमर जा रहा है, आपने उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया। तो वो असेसमेंट करके लाए और मैनेजमेंट ने बोला कि हमने अगले 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 8 मंथ्स का। कितने महीने का? 8 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया नए कस्टमर के साथ, वो हमसे खरीदेगा, उसके आगे की पे देखेंगे। मैंने कहा भाईजान योर असेसमेंट पीरियड इज बिलो द थ्रेशोल्ड। ये देखो क्या लिखा हुआ, तभी कहानी पूरी इतनी लंबी करके यहां तक पहुंचाना था। मैंने कहा योर असेसमेंट पीरियड इज बिलो द थ्रेशोल्ड। आपने मिनिमम 12 महीने की असेसमेंट करनी है। तो बोल रहे हम गोइंग कंसर्न नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बेटा, रिपोर्टिंग डेट से 31 दिसंबर से अगले 12 महीने तुम बताओ सर्वाइव करोगे, उसके बाद मैं देखूंगा कि उसके अंदर कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है। असेसमेंट पीरियड का मतलब समझ आया कि वो असेसमेंट जो कर रहा है वो पूरे 12 महीने की नहीं कर रहा, तो उसको मिनिमम बेयर मिनिमम कितना पीरियड कवर करना चाहिए? 12 महीने। अच्छा उससे ज्यादा करे तो और अच्छा है, और अच्छा है, करे भाई अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं मिनिमम 12 तो कर भाई। तो क्या ऐसा हो सकता है एग्जामिनर आपको घुमाए और बोले कि उसने गोइंग कंसर्न असेसमेंट करके दी है 8 महीने की एंड यू आर फाइन विद इट? तो नहीं, 8 महीने से फाइन हो, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है। यस अभी हैं, अभी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है, कंपनी इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गोइंग कंसर्न बिकॉज आप वो पूरी असेसमेंट कर ही नहीं रहे। अच्छा जब वो पूरी असेसमेंट नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल से फिर आप उसको बोलेंगे प्लीज पूरी असेसमेंट कर लो, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट कि आप प्लीज अपनी असेसमेंट पूरी करें। मैनेजमेंट कह रही है भाई हम नहीं कर रहे, स्कोप लिमिटेशन। मेरे ख्याल से मैं बोलूंगा एक्सेप्ट फॉर डिस्क्लेमर। क्यों? स्कोप लिमिटेशन छोटी तो है, परवेजिव है। यानी तो सर मसला ये है कि डिस्क्लेमर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पहले बताओ रिपोर्ट वाला मसला समझ आया? पक्की बात है। अच्छा अब जरा यहां पे देखते हैं, प्लीज सुनिएगा, ये तुम लोगों के लिए ताकि हम कनेक्ट हो जाए। यहां पे इधर प्लीज, ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है? पहला, टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence regarding and conclude on the appropriateness of the management use of going concern basis of accounting in the preparation of। अच्छा हम ये कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करूंगा और कंक्लूड करूंगा किस पे? एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ। मेरा पहला मकसद ये है कि गोइंग कंसर्न है, उसकी असेसमेंट पे एप्रोप्रिएट है या नहीं है ये करूंगा, मैं खुद नहीं करूंगा, उसकी असेसमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी मैं मैनेजमेंट की असेसमेंट को देखूंगा एप्रोप्रिएट है या मैं खुद नहीं कर रहा। ये बात में फर्क है, मैं खुद असेसमेंट, मैं उसकी असेसमेंट की एप्रोप्रिएटनेस को चेक कर रहा हूं। पहली चीज उसने बोला जब ये पार हो गया, ये पार
हो गया। फिर कंक्लूड करूंगा जो मुझे सबूत मिला। वेदर क्या लिखा हुआ है भाई? मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। देखो गोइंग कंसर्न को पार करना एक अलग बात है, और उस गोइंग कंसर्न के पार करने के बाद जो मुझे सबूत मिले हैं, क्या वो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि अभी भी कुछ हो सकता है? तो अगर तो कुछ ऐसा हो सकता है तो वो कहलाएगी मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू। और फिर बोलता है जब ये दोनों पार कर लो तो मैंने आपको रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन सिखाई है, उसके तहत रिपोर्ट कर देना। पहले बताओ कहानी समझ आती है? कितने ऑब्जेक्टिव हैं? 3। पहला देखो गोइंग कंसर्न है या नहीं है, अगर है तो आगे बढ़ जाओ, सवाल पूछो कि मटीरियल अनसर्टेनिटी है या। अच्छा, अगर ये पार कर गए तो दोनों डिसाइड करके देख लेना रिपोर्ट कैसी देनी है, ऐसा ही है। अच्छा, तो एक आखिरी चीज इधर ये किया हुआ है सिर्फ रीडिंग के लिए। इधर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इंक्वायरी बात समझ आती है, ऑब्जर्वेशन बात समझ आती है। अभी हमने बोला था कि भाई हमने देखा कि एनवायरनमेंट में वो इंपोर्ट बंद हो गई, एक्सपोर्ट बैन हो गई, जो भी है। इधर inspection BOD minutes inspect you came to know that there is only single customer contract is about to end। अच्छा, लोन में की एडवर्स रेशियो आ गए, डेट टू इक्विटी रेशियो, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, नेगेटिव इक्विटी, सिंगल कस्टमर, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स काम नहीं करना चाहिए, सिंगल सप्लायर है वो तुम्हें बेच नहीं सकता, रिस्क ऑफ लूजिंग। अच्छा, ये सारी बातें लिखी हुई हैं बुक में, सही है। इधर देखिएगा 1 मिनट। फिर मैंने कहा आपको जब ये सब मिले तो आप मैनेजमेंट को कहेंगे वेदर दे हैव आइडेंटिफाइड एनी इवेंट और कंडीशंस, व्हाट आर द प्लान्स फॉर मिटिगेटिंग। देखो आप ऐसे नहीं मैनेजमेंट के पास जाके हाथ बांध के शुरू करेगा मेरे को ये मसले दिखे हैं। आप पहले उससे पूछोगे कि तुमने कोई असेसमेंट की है, तुम्हें कोई मसले दिखे हैं? अच्छा, अगर मसले दिखे हैं वो खुद बता दे तुम्हें, तो तुम क्या बोलोगे कि तुम्हारे प्लान क्या है उसको मिटिगेट करने के? एग्रीड। अच्छा, अगर वो तुम्हें बोले कि भाईजान हमने असेसमेंट की नहीं है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? देन हाउ दे हैव यूज्ड गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दी। भाई तुमने पूछा तो वो बोल रहा है भाई ऐसा कोई मसला ही नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो बोलेंगे अच्छा, मैंने कहा तुमने गोइंग कंसर्न असेसमेंट की नहीं है? बोला नहीं की। तो मैंने कहा जब की नहीं है तो भाई गोइंग कंसर्न पे कैसे बना दिया? क्योंकि वो बोल रहा मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। तो मैं देखो आप रुक, एक एक करके मैं तुझे बताता हूं। ये रहे आगे, Auditors should remain alert throughout the audit for the events or conditions significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern। यानी अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या आएगा सुनना। आपने इंक्वायरी करनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है, इंस्पेक्शन करनी है, उससे कुछ बातें पता लगेंगी। आपने मैनेजमेंट से पूछना है कि आपने क्या गोइंग कंसर्न की रिस्क असेसमेंट की है। अच्छा, अगर वो कुछ तुम्हें बता दे तो तुम बोलोगे कि भाई फिर तुमने इसको रिजॉल्व कैसे किया? ये इंक्वायरी से तुम्हारी रिस्क असेस कर रहे हो। अच्छा, फिर वो बोलता है भाई हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमने नहीं किया असेसमेंट, तो क्या बोलोगे? तो फिर अकाउंट्स तुमने गोइंग कंसर्न पे कैसे बना दिए, इतने श्योर कैसे हो? और फिर आपको कहा गया कि पूरे ऑडिट में अवेयर रहना, कभी भी कुछ भी पता लग सकता है कि आपके डेट कोवेनेंट हो सकता है ब्रीच हो गए हो, कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा हो, ये कभी भी पता लग सकता है, अवेयर रहना। जब ये बात हो गई तो आप कह रहे हैं ऑडिटर अब करेगा इवेल्युएट मैनेजमेंट की असेसमेंट। अब कहा क्या जा रहा है? ऑडिटर कवर करेगा सेम पीरियड जो कि किसने कवर किया है। और आगे देखो, इफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न कवर, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से कि अपनी असेसमेंट को क्या करें, एक्सटेंड करें। अब अगली क्लास में हम ये सीखेंगे, एक मिनट बंद नहीं अभी, 1 मिनट इधर। अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि जब मैनेजमेंट प्लान बना के आएगी तो अब हम क्या करेंगे। अच्छा, यानी अभी हमने मैनेजमेंट की तरफ चीजें फेंक दी हैं, अब जवाब आएगा। अब जवाब पे कहानी है अलग, सही है। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज।